एक ऐसे आर्टिस्ट जिनकी सादगी ही उनकी स्टाइल स्टेटमेंट है। वो सपोर्टिंग एक्टर जिन्हें हीरो के दोस्तों के रोल में टाइपकास्ट कर दिया गया, लेकिन जब मौका मिला तो इन्होंने हीरो से ज़्यादा लाइमलाइट बटोरी। लेकिन क्या वजह रही कि एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होने के बावजूद अपने पिता की विरासत को संभालने की जगह इन्हें बॉलीवुड का रुख करना पड़ा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की, जिन्हें लोग एक अंडरएस्टिमेट जीनियस कहते हैं, जिसे बॉलीवुड शायद कभी समझ ही नहीं सका। कुछ लोगों का मानना है कि अश्लील और फूहड़ कॉमेडी करके रितेश ने अपना बॉलीवुड करियर खुद ख़त्म कर लिया और मजबूरी में इन्होंने मराठी सिनेमा का रुख करना पड़ा। तो चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत रितेश के बचपन से करते हैं। रितेश देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के लातूर में 17 दिसंबर 1978 को हुआ। इनकी मां का नाम वैशाली देशमुख है, जो कि एक होम मेकर हैं। तो वहीं इनके पिता विलास राव देशमुख महाराष्ट्र के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर। इंडियन पॉलिटिक्स उनकी पकड़ काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती थी। सिर्फ इनके पिताजी नहीं, इनके बड़े भाई अमित देशमुख लातूर सिटी से एमएलए रहे और छोटे भाई धीरज देशमुख लातूर रूरल के एमएलए। सिस्टर इन लॉ अदिति देशमुख एक्ट्रेस हैं और दीपशिका देशमुख फिल्म प्रोड्यूसर। ऐसे में यह कहना कि रितेश को प्रिविलेज नहीं मिला बिल्कुल गलत होगा। और जब आपके पिता स्टेट के सबसे पावरफुल इंसान हो तो बॉलीवुड के दरवाजे आपके लिए सिर्फ खुलते ही नहीं बल्कि रेड कारपेट से आपका स्वागत करते हैं। नेपोटिज्म का वो एक गोल्डन टिकट जिसके लिए स्टार किड्स को अक्सर ट्रोल किया जाता है, रितेश को भी यह टिकट मिला। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इनका सरनेम इनके लिए एक कवच जरूर था, लेकिन साथ ही एक गोल्ड केज भी, एक सोने का पिंजरा जिसे निकलकर अपनी पहचान बनाना इनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। पॉलिटिक्स और फिल्म से दूर रितेश की अपनी एक अलग दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। दरअसल रितेश एक हाईली क्वालिफाइड वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने मुंबई के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट फॉर आर्किटेक्चर से पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने 1 साल तक न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल फर्म में काम किया। सोचिए, एक तरफ पॉलिटिक्स का साम्राज्य और दूसरी तरफ आर्किटेक्चर में एक सेट नौकरी। लेकिन रितेश ने चुना बॉलीवुड का डामाडोल रास्ता। इनके इंटरव्यू के मुताबिक एक्टिंग इनका पैशन था, एक ऐसी चीज़ जो यह हमेशा से करना चाहते थे। यह एक मौका था विलास राव देशमुख के बेटे की छवि से बाहर निकल के सिर्फ रितेश बनने की। लेकिन क्या सच में ये इतना आसान होने वाला था? 2003 रितेश देशमुख ने बॉलीवुड में कदम रखा और फिल्म थी तुझे मेरी कसम। इनके अपोजिट थी एक 16 साल की नई लड़की जेनेलिया डिसूजा। फिल्म को बनने में करीब 1 साल लग गया। जेनेलिया शुरू में रितेश से ठीक से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रितेश तो चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हुआ। फिल्म रिलीज़ हुई, एक एवरेज साबित हुई, लेकिन टीवी पर यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। इस फिल्म में रितेश को लोगों ने चॉकलेट हीरो अवतार में देखा। ऑडियंस कंफ्यूज थी कि किड ना तो एक्शन हीरो लग रहा था और ना ही इंटेंस रोमांटिक हीरो। लेकिन साल 2004 में एक फिल्म आई जिसने रितेश के करियर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसका नाम था मस्ती, मल्टी स्टार कॉमेडी, जहां रितेश ने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली। इनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी लोगों को खूब पसंद आई। सडनली बॉलीवुड को रितेश के लिए एक परफेक्ट रोल मिल गया और फिर तो जैसे लाइन लग गई। मस्ती के बाद इन्होंने क्या कूल हैं हम और अपना सपना मनी जैसी एडल्ट कॉमेडी से खूब धूम मचाया। इसके अलावा माला माल, धमाल सीरीज, हे बेबी और फिर हाउसफुल फ्रेंचाइजी की हिट फिल्मों से ये कॉमेडी के अनडिस्प्यूटेड स्टार बन गए। इनकी सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल था। इनमें ईगो नहीं था या अक्षय कुमार और संजय दत्त जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने में कंफर्टेबल थे
और अक्सर उनसे बेटर कॉमिक परफॉर्मेंस देकर जाते थे। लेकिन इस सक्सेस की एक कीमत भी थी। इन्हें ऐसी फूहड़ कॉमेडी के तौर पर देखना बंद कर चुके थे और यह हीरो के दोस्त बनकर रह गए। इसी दौरान साल 2012 में जेनेलिया के साथ इनकी फिल्म तेरे नाल लव हो गया का एक गाना हिट रहा। फिर आया साल 2014, एक ऐसा साल जिसने रितेश देशमुख के करियर को 180 डिग्री का टर्न दे दिया। मोहित सूरी ने बहुत बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे नाइस गाय को एक साइको किलर का रोल ऑफर कर दिया। यह फिल्म थी एक विलन। जब ट्रेलर आया तो लोग रितेश को देखकर शॉक में थे, क्योंकि यह वो रितेश तो नहीं लग रहा था जिसे वो जानते थे। राकेश महादकर के कैरेक्टर एक आम आदमी जो फ्रस्ट्रेशन में था एक दरिंदा बन जाता है और रितेश ने उस कैरेक्टर को सिल्वर स्क्रीन पर जीवित कर दिया। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन हीरो के रोल में थे, जिसे रितेश ने कंप्लीट ओवरशैडो कर दिया। पहली बार रितेश को अपनी एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला और वो भी कॉमिक जॉनर के ठीक अपोजिट कैटेगरी में। लेकिन साल 2014 का जादू यूं ही ख़त्म नहीं हुआ। उसी साल रितेश ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। इन्होंने मराठी सिनेमा में डेब्यू किया और फिल्म थी लय भारी। यह फिल्म मराठी बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी की तरह आई और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रितेश देशमुख जो बॉलीवुड के साइड हीरो थे, वो मराठी सिनेमा के मास सुपरस्टार बन गए। एक विलन से क्लास को जीता और लय भारी से मास को एक ही साल में रितेश ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को यह साबित कर दिया कि इनके अंदर एक एक्टर सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि पावरफुल है। पर हालांकि सक्सेस की इस मिठास के साथ इनके करियर में फेलियर्स की कड़वाहट भी कदम कदम चल रही थी। एक तरफ रितेश एक विलन जैसे फिल्म कर रहे थे तो दूसरी तरफ ये हम शक्ल जैसे क्रिंज कॉमेडी का भी हिस्सा थे, जिसे क्रिटिक्स ने मेंटल टॉर्चर करार दे दिया। इसके बाद जाने कहां से आई अलादीन और रण में इनका सीरियस रोल देखने को मिला और ग्रेट ग्रैंड मस्ती बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। दोस्तों, वक्त था जब रितेश पर फ्लॉप मशीन का टैग लगने लगा और इनके स्क्रिप्ट चॉइस पर सवाल उठने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये पैसों के लिए या फिर दोस्ती में कई ऐसे फिल्में साइन कर रहे हैं जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी कम होते जा रही थी, या इनके करियर का वो कंफ्यूजिंग फेज था जहां यह एक कदम आगे बढ़ते थे तो दो कदम पीछे आ जाते थे। लेकिन इन सब प्रोफेशनल अप एंड डाउन के बीच इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल स्टेडी चल रही थी। ऐसी इंडस्ट्री जहां हर हफ्ते ब्रेकअप और स्कैंडल की खबरें आम होती हैं, वहीं रितेश और जेनेलिया की लव स्टोरी एक मिसाल बनते चली जा रही थी। इनकी कहानी की शुरुआत साल 2003 में यानी तुझे मेरी कसम के सेट पर एक सीएम का बेटा और एक सिंपल बबली सी लड़की बात आगे बढ़ी और प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने लगभग 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया। वहीं मीडिया की नज़रों से बचाकर शादी में दिक्कतें आई। रितेश के पिताजी पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज हो गया और साल 2012 में इन दोनों की शादी हो गई। एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया। जेनेलिया ने अपने करियर के पीक पर एक्टिंग छोड़कर फैमिली को प्रायोरिटी दी और सालों बाद जब जेनेलिया ने कमबैक करना चाहा तो रितेश ने उनके लिए एक फिल्म वेद डायरेक्ट की। इस तरह रितेश और जेनेलिया ने सिर्फ रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक परफेक्ट कपल का मिसाल पेश किया। आज सोशल मीडिया पर ये कपल गोल्स का सिंबल है। इन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई है जो क्लीन है, वार्म है और पब्लिक को बहुत पसंद आती है। रितेश की इमेज हमेशा से नॉन कंट्रोवर्शियल रही है। ये झगड़े से दूर रहते हैं, लेकिन किसी भी एक्टर की लाइफ में कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो रितेश भी इसे छूटे नहीं हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता अतुल खलकर ने आरोप लगाया है कि रितेश और जेनेलिया की कंपनी देश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को लातूर MIDC के गैर कानूनी तरीके से जमीन डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी। आरोपों के मुताबिक यह कंपनी जमीन डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ हफ्ते पहले ही बनी गई थी और उसे नियमों को ताक पर रखकर जमीन दे दी गई। इतना ही नहीं, कुछ दिनों के भीतर ही लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से इसे कंपनी को 116 करोड़ का कर्ज भी दे दिया गया।
और देखते ही देखते इसे पूरे मामले में बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया गया। इसके अलावा रितेश को अक्सर इनकी पॉलिटिकल चुप्पी के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है। जब पूरा बॉलीवुड नेपोटिज्म पर डिबेट कर रहा था, तब रितेश, जो कि खुद एक नेपोटिज्म के प्रोडक्ट माने जाते हैं, या लगातार चुप रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, या रितेश देशमुख बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर में से हैं? इनका कौन सा रोल आपको फेवरेट है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।